नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आज हम फिर से आर्मी क्लर्क का टेस्ट पेपर सेकंड करेंगे। जैसे कि हम डेली आपकी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही हम आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अभी हम जो है वो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलवेज फर्स्ट पार्ट हमारा जीके का रहता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो बताइए कि जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो अन्य जो सेंट्रलाइज बैंक हैं उनसे जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स उनसे धन उधार लेता है। वो कौन सी रेट पे लेता है? वो बैंक रेट पे, रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे या संवैधानिक तरलता दर पे। तो कोई भी जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंकों से जो धन उधार लेता है वो ऑलवेज रिवर्स रेपो रेट पे जो है वो धन उधार लेता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 37 वर्ष। तो भारत का जो है राष्ट्रपति के बाद जिनकी सबसे ज़्यादा मतलब कार्यकाल है जो वो कौन है? उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 से कम का जो है पर्सन नहीं हो सकता। 35 के बाद ही वो उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका पुत्र बिंदुसार था, चंद्रगुप्त सेकंड थे, अशोक था या बिंबिसार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिंदुसार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? पृथ्वी को, बृहस्पति को, प्लूटो को, शनि को? देखिए, बोना ग्रह तो जो है वो प्लूटो को माना जाता है, क्योंकि 13 सितंबर 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो एसोसिएशन थे उसने प्लूटो से ये अधिकार छीन लिया था और उसका दूसरा नाम रख दिया था बोना ग्रह। इसलिए उसको प्लूटो नहीं, उसको बोना ग्रह जो है वो बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपको मैच करना है। तो देखिए, गौरी शंकर देवीलाल और हरि प्रसाद चौरसिया, एम.एफ. हुसैन, जाकिर हुसैन। तो आपको पता है जाकिर हुसैन तो क्या है? तबला वादक। ठीक है, जाकिर हुसैन तो तबला वादक है। और गौरी शंकर जो देवीलाल है वो आपका क्या है? एक कथक, ठीक है, डांसर हो गया। हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो आपका क्या है? एक बांसुरी वादक है। एम.एफ. हुसैन जो है वो आपका क्या है? चित्रकला, एक चित्रकार है। और जाकिर हुसैन आपका क्या है? तबला वादक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आता है आपका जीएस। ठीक है, अब हम जीएस के क्वेश्चन करेंगे। तो जीएस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? कोबाल्ट, लो, सोडियम और कैल्शियम। तो जो एनीमिया है वो आपके विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी के कारण शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स है वो नहीं बन पाता है और उसी के कारण जो है वो शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, जिसके कारण आयरन की कमी हो जाती है। तो लोहे की कमी, तो उसी के कारण क्या होता है? हमें एनीमिया रोग होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें न्यूनतम कितनी मतलब मीटर होनी चाहिए? 10, 13, 17 और 21। तो 17 मीटर पे हमें जो है वो न्यूनतम दूरी सुन सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? जो ब्लैक बोर्ड है उसके अंदर आपको ब्लैक कलर ही क्यों दिखाई देता है? जो श्याम पट है तो वह काला रंग प्रतिबिंब करता है, वह काला रंग अवशोषित करता है, वह सारे रंग प्रतिबिंबित करता है, वह सारे रंग अवशोषित करता है। तो जो श्याम पट है उसमें काला रंग क्यों दिखाई देता है श्याम पट के अंदर? क्योंकि श्याम पट जो है उसमें जो सफ़ेद कलर है ना, तो सफ़ेद कलर की रोशनी से वो सारे रंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित करती है। तो इसमें क्या होगा? वह सारे कलर को क्या कर लेती है? अवशोषित
कर लेती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ते का, तांबे का, लोहे का या चांदी का? तो बिजली से धातु चढ़ाने की जो क्रिया या गैल्वनीकरण है उसमें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? उसमें जस्ते का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या ठोस जल? तो सूखी बर्फ से जो ड्राई आइस है उसमें क्या होता है, उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सूखी जो बर्फ होती है ना वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, सूखी बर्फ ड्राई होती है तो ये गैस जो है वो उसमें मेल्ट होने में काफ़ी इजी रहता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका मैथ का सेक्शन आता है। देखो मैथ में है हमारा, देखो एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, इसमें संख्या ज्ञात करनी है कितनी होगी। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, ऑप्शंस हम जैसे होंगे देख लेंगे। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, परिमेय मतलब रैशनल नंबर, तो एक रैशनल हमारा क्या हो गया x, और दूसरा क्या हो गया व्युत्क्रम मतलब उल्टा रेसिप्रोकल 1/x, और वो हमारा क्या है 61/30। ठीक है, जब आपने इसका एलसीएम लिया तो क्या हो गया, एलसीएम लिया तो यहाँ पे x एलसीएम लेंगे तो ये x की स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 30x की स्क्वायर, और ये क्या आ गया यहाँ पे 30, और इस x को इधर ले जाएंगे तो ये 61x, यही हो गया। अब हम इसको इधर लेके आएंगे 30x की स्क्वायर माइनस 61x और प्लस 30, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा कितना आना चाहिए 900, 30 को 30 से, और ऐड करने पे हमारा क्या आना चाहिए 61 आना चाहिए। तो ऐसे हम जोड़े क्या बनाएंगे, ऐसे दो जोड़े बन जाएंगे हमारे 25 और 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ रहा है, 25 और 36 को मल्टीप्लाई करने पे 900 और ऐड करने पे 61। ठीक है, तो देखो अब इसको लिख देंगे हम 30x की स्क्वायर माइनस 25x माइनस 36x प्लस 30 x नहीं है सॉरी ये। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने, दोनों के अंदर 5 कॉमन आ गया, 5x कॉमन आ गया तो 5 छिके 30x। अब ये क्या आया माइनस का 5 5 25। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, माइनस का 6, तो 6 छकम 36x। अब ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा 6 5 30, तो हमारे क्या जोड़े बन गए 5x माइनस, दो जोड़े बन गए 5x माइनस 6, और सेकंड हो गया हमारा 6x माइनस 5। तो इसमें हमारा क्या जोड़ा आ गया, देखो क्या संख्या आ गई 6 = इसको इधर लेके आएंगे तो 6/5, और दूसरी हमारी क्या आ गई 5/6। तो ये हमारा आंसर जो है वो कहाँ है 5/6 और 6/5, हमें नीचे करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई स्थान अंक प्राप्त करें। आपको यूनिट डिजिट बताना है इसका, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल टू 20 फैक्टोरियल। अब आपको पता है एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ,
4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी फैक्टोरियल हो, 4 फैक्टोरियल के बाद जैसे 5 फैक्टोरियल है, आप इसको करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 5 चौके 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120, 120। अब मेरे को ये बताइए, आगे जब 5 फैक्टोरियल करोगे, इसको 6 करोगे, 6 से मल्टीप्लाई, तो 120 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप 0 को कितना से भी मल्टीप्लाई कर लेना, 0 ही आएगा। तो मतलब 4 फैक्टोरियल के बाद आगे का सारा फैक्टोरियल क्या है, 0 है। तो हम इसमें खाली ये वाली रख देंगे, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 4 फैक्टोरियल 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और आगे का क्या आ जाएगा, 0, आगे तक 20 तक 0 आएगा। को ऐड कर लेते हैं, 20 + 6 30, 30 + 3 33, तो 33 का यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 का 3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का मान ज्ञात करें जब एक्स माइनस वाई आपके क्या हो, 4 हो। तो देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखो इस कंडीशन में हम एक्स माइनस वाई की क्यूब करेंगे। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई की क्यूब को क्या क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, यही होता है ना ये। तो देखो x माइनस वाई आपके क्या है, 4, 4 की क्यूब, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, माइनस 3xy आपको कितना दे रखा है, 12, और xy कितना है, 4, 4 की क्यूब आपका क्या होता है, 4 की क्यूब होता है हमारा 64। ठीक है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस, आप देखो 12 3 जा 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 3 चौके 12, 120 और 4 6 24, तो 120 + 24 को ऐड किया तो आपका क्या आया, 144। ये क्या आ गया आपका, 144। ठीक है, अब देखिए एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 64, तो इनको ऐड करेंगे तो 4 और 4 8, 6 4 10, और 1 और 2, तो आंसर आपका आ जाएगा 208। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए का ए परसेंट आपका कितना है, 196 है, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू इट्स सिंपल, इनको मल्टीप्लाई किया, ए की स्क्वायर, ये आपका 196 इंटू 100 आ जाएगा। तो ए करोगे आप तो इनका रूट करोगे, तो 196 का रूट क्या हो जाएगा, 14, और इसका रूट क्या हो जाएगा, 10, तो ये आपका ए क्या आ जाएगा, 140। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 140। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोलता है कि ए अनुपात बी सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 2/5। तो देखो ए सी और ई की वैल्यू क्या हो गई, 2, डी बी डी एफ की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो आपको 5a + 3c + 2e इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो देखो इसके नीचे ये क्या हो गया, अनुपात में हो गया, तो देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 को आपने ए की वैल्यू क्या है, ए सी और डी की वैल्यू क्या है, ए सी और ई की वैल्यू 2 है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी, इसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4। अब देखो नीचे करो आप, ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, 5, तो 5 5 25,
3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10। अब इनको सिंपली ऐड कर लो, 10 और 6 ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50। इसको कट किया 2:5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:5। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक बार इस क्वेश्चन में हम इसके आंसर जो है वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, आंसर हमारा यहीं फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, सी और डी ने 4000 और 5000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 मंथ पश्चात 1000 रुपये निकाल लेता है और जबकि डी व्यापार शुरू होने से 6 महीने पश्चात 1000 रुपये और निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में सी का हिस्सा 3900 है, तो वर्ष में कुल कितना लाभ हुआ। तो ये बोल रहा है कि सी और डी ने 4000 और 5000 रुपये लगाए। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली आपको बोल रही हूँ कि सी जो है यहाँ पे उसने कितने लगाए, 4000 का 4 ले लो, तो उसने 4000 रुपये 3 महीने के लिए लगाए। कितने? 12। उसने 1000 रुपये निकाल लिए। बाकी के जो 3000 रुपये उसने कितने महीने के लिए लगाए? 9 महीने के लिए। तो 3 निमा 27, ये टोटल कितना हो गया? 2 और 9 7, 7 और 2 9। ठीक है, और ये 3, टोटल कितना हो गया? 39। अब देखो डी ने कितने लगाया, डी ने लगाया 5000 रुपये 6 महीने के लिए, तो 5 × 6 30। और इसने कितने लगाए फिर 6 महीने पश्चात, इसने 1000 रुपये और ऐड कर दिए, तो 6 6 जा कितना हो गया? 36। इसका टोटल कितना हो गया? 6 और 66। ठीक है, अब देखो अब सी का कितना है, सी का वर्ष के अंत में कितना लाभ है? 3900, जो कि कितना है उसका अनुपात इस रेशो में दिया जाएगा 39 इंटू, हमें टोटल निकालना है। तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया? 9 और 6 15, 6 3 9 और 1 10, ये आ गया। इसको कट किया, ये कितना आया? 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10,500। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना होगा दोनों का मिला के? 10,500 रुपये का। ठीक है, अब आंसर चेक कर लेते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 10,500 रुपये। ठीक है, एनी डाउट? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 है हमारा 40 घड़ियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियाँ निकाल ली जाती है। नई, ये घड़ियाँ हैं ना कि छड़ियाँ हैं। यदि नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है तो कितनी छड़ियाँ या घड़ियाँ जो भी है बची हुई है। तो देखिए 40 छड़ियों की एवरेज कितनी है। तो देखो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको करना है, देखो 40 छड़ियों की औसत आपको देखो क्या लेना है? नई औसत ऊंचाई। तो नया एवरेज क्या है? 150। वो कब होगा? देखो 40 का जो एवरेज है वो कितना आपका? 154। ठीक है, अब उसने 160 सेंटीमीटर जो एवरेज ऊंचाई है उसकी कुछ छड़ियाँ निकाल ली, तो वो आपको 100 छड़ियाँ नहीं पता कितनी निकाली, तो x × 160। अब डिवाइड बाय क्या होगा? 40 माइनस नई वाली आपको नहीं पता, तो x लेस करोगे तो आपकी नई वाली आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो 150 = इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, ये आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 21 और 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 और 2 6। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 160x और ये आपका हो गया 40 -
एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 4 जा कितना हो जाएगा, 15 चौकी 60, कितना हो जाएगा ये 6000, ये 6000 और ये क्या आ जाएगा 150x इजिकल टू कितना हो जाएगा 1610 माइनस 160x। ठीक है, यही हो जाएगा 160x। अब देखिए, अब 6160 में से 6000 घटाया तो आपका क्या आया 160, और 160 में से 105 घटाया तो क्या आया 10x। तो 0 से 0 गया तो मतलब उसने कितनी छड़ियाँ निकाली, उसने 16 छड़ियाँ निकाली। तो नई जो छड़ियाँ हैं वो कितनी हो जाएंगी 40 माइनस 16 करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 20। 40 माइनस 16 आंसर इज 24। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या है, देखो 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। ठीक है, हम यहाँ तक करते हैं, हम 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 440 मीटर लंबा पुल, तो टोटल हमारी दूरी कितनी हो गई 220 प्लस 440, टोटल दूरी ये हो गई, और पुल को पार करने में समय, तो हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई 44, इसको ऐड किया तो 0 4 2 6 डिवाइड बाय 33। ठीक है, ये कितनी आ गई हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आ गई चाल आ गई। तो ये बोल रहा है कि 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, तो हमारी चाल आ गई है। तो हमारी टोटल दूरी कितनी हो गई 220 प्लस 350, तो ये कितना हो गया 0 5 to 7 और 3 to 5, 570 और डिवाइड बाई कितना मीटर प्रति सेकंड 20। अब इसको कट कर दो, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका कितना समय लगेगा 28.5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का के मध्य अंतर कितना है आपका 451। ठीक है, यदि हानि परसेंटेज 11% है तो सेल प्राइस बताइए। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, ये 451 है, ये डिफरेंस क्या है परचेज प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस है ये। तो मतलब ये क्या हो गया, परचेज जब ज़्यादा हो सेल कम हो तो मतलब ये आपका क्या हो गया लॉस हो गया, और आपको लॉस परसेंटेज दे रखा है 451 डिवाइड बाई 11, और आपको क्या निकालना है सेल प्राइस, मतलब उसको लॉस हुआ है तो 100 में से उसने वो चीज़ कितने में बेची है 89% में बेची है। अब इसको कट कर लो, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे हम 89 को 41 से, तो 9 8 ये करेंगे 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35। अब इसको ऐड कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 8 और 6 14, 5 प्लस 1 6 और 3, तो 3649। ऑप्शन नंबर बी इसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 3649। अब देखिए मैथ का लास्ट क्वेश्चन आपका, देखिए देखो ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी का माप 90 डिग्री है, तो हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल देखो कितने का है 90 डिग्री है ये वाला। ठीक है, कोण बी, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है,
यदि कोस ए 5:3 है, तो ये हमारा क्या आ गया, ए बी और सी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि यदि कोस ए और ए भी हमें बता दी उसने 10 सेंटीमीटर, तो भुजा BC, तो हमें क्या बताना है, ये परपेंडिकुलर बताना है कि उसकी लंबाई कितनी है। तो इसने बोला है कि कोस ए आपका कितना है, 5:3, तो कोस ए आपका क्या हो गया, 5:3, तो कोस ए हो गया आपका AB/AC। ठीक है, तो अब देखो ए भी आपका क्या है 10, और वैसे आपका क्या हो गया 5x। ठीक है, तो ए भी आपका क्या हो गया 5x, और ए भी आपका क्या है 10 = 5x। 10 आपको दे रखा है, 5 दूनी 10, x आपका क्या आ गया 2 आ गया, तो ए भी आपका क्या आ गया 5 दूनी 10, और ए बी AC आपका क्या आ गया 13 2 = 26, AC 26 आ गया। अब हम हमारा ये निकाल सकते हैं, तो BC क्या होता है, BC होता है √, ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ये हाइपोटेनियस, तो AC² माइनस AB², तो √AC हमारा कितना है 26² माइनस 10²। ठीक है, अब देखिए 26² आपकी क्या होती है, 26 की होती है 676, माइनस 10 की आपकी क्या होती है 100, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसमें से लेस करेंगे तो 576, और 576 किसका रूट होता है आपका 24 का, तो आपका BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा आपका 24। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। एनी डाउट? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी हमारा आ गया कंप्यूटर का पार्ट। ठीक है, अब हम कंप्यूटर के पार्ट पे चलते हैं। तो कंप्यूटर का पार्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, बताइए। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। तो देखो सारी यंत्र सामग्री, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट, प्रिंटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस है। प्रचालन तंत्र कोई आपका यंत्र सामग्री नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22 में आपको बोला गया है कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, मूल्य योजना। जब कोई देखो एक छोटे से एरिया के अंदर जो है वो तारों को बिना किसी तारों के मतलब कनेक्शन को जोड़ा जाता है, तो वो कनेक्शन आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, उन चिप का निर्माण फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है उनका निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। इसके अंदर क्या होती है, सिलिकॉन चिप होती हैं। ठीक है, तो उससे इसका निर्माण किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में होने वाली जो युक्ति है वो कौन सी है आपकी, माउस। क्या है, माउस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का, देखिए दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा। देखिए पद MB प्रयोग किया जाता है। MB जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पद जो MB है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो मेगाबाइट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। MB को आप क्या बोलोगे, मेगाबाइट। ठीक है, अब देखिए आपका मेन जो पार्ट है वो आता है, वो है आपका कौन सा पार्ट,
इंग्लिश का पार्ट जो बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, अब हम इसको बहुत ही केयरफुली और काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। देखिए हमारा इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट होता है। देखिए हम रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव। हमें क्या करना है, हमें इसमें हमारा जो है पैसेज पढ़ना है और उस पैसेज में हमें पहले हम आपको पैसेज पढ़ के बताते हैं कि पैसेज में आपको क्या बोल रखा है, उसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए वेकेशंस वर वंस द prerogative of privileged few even as late as the 19th century। देखिए even as late the 19th century, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक जो छुट्टियां थी ना, वेकेशंस, छुट्टियां वर वंस द प्रीरोगेटिव का मतलब होता है कि विशेष अधिकार प्राप्त करना। तो ऑफ प्रिविलेज्ड फ्यू, जिन लोगों को मतलब विशेष अधिकार प्राप्त था उन्हीं को छुट्टियों का विशेषाधिकार था 19th सेंचुरी के अंत तक। नाउ दे आर कंसिडर्ड द राइट ऑफ ऑल। अब जो है ये कंसिडर किया गया, माना गया है कि ये जो राइट है, ये अधिकार है, वो सबका है, एक्सेप्ट फॉर सच अनफॉर्चुनेट मासेस एज इन चाइना। चाइना की तरह जो अनफॉर्चुनेट जो लोग हैं उनको छोड़कर, जैसे जो चाइना में किया जाता है अनफॉर्चुनेट लोगों को छोड़कर चाइना में, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, सबको जो है वो अब बोला जाता है कि छुट्टियों का अधिकार सबको है। आगे देखो, फॉर हुम लाइफ एक्सेप्ट द स्लीप एंड ब्रीफ पीरियड ऑफ रेस्ट इज अनइंटरप्टेड टोइल, कि फॉर हुम लाइफ, जिनकी लाइफ के लिए जो एक्सेप्ट फॉर स्लीप मतलब सोने को छोड़कर जो है ब्रीफ पीरियड ऑफ रेस्ट, उनको क्या चाहिए, उनको छोटा सा जो टाइम पीरियड है वो रेस्ट के लिए चाहिए, क्योंकि इज अनइंटरप्टेड टॉयल, क्योंकि वो जो है बिना किसी रुकावट के, बाधा के वो क्या करते हैं, वो परिश्रम करते हैं लगातार। तो उनके लिए मतलब वो जीने के लिए जो है वो उनके लिए क्या हो गई, जीने के लिए मतलब मेन जो है इस पैराग्राफ में आपको वेकेशंस को इम्पोर्टेंस दी है कि छुट्टियां जो है वो हम इतनी मेहनत करते हैं, सब दिमाग का काम करते हैं, तो उसके लिए वेकेशंस जो है वो आज के टाइम बनाई है वो बहुत अच्छी है, वो इसका मेन मोटिव है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो दे आर मोर नेसेसरी नाउ देन बिफोर बिकॉज द एवरेज लाइफ इज वेल राउंडेड एंड हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज्ड। ये बोला कि दे आर मोर नेसेसरी, ये क्या हो गई, बहुत आवश्यक हो गई है। नाउ अब देन बिफोर बिकॉज मतलब पहले की तुलना में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि एवरेज लाइफ जो हमारी औसत जो ज़िंदगी है इज़ वेल राउंड, वो लगभग क्या हो गई है, वो गोल हो गई है, अच्छी से गोल हो गई है, एंड हैज़ बिकम और बन गई है तेजी से जो है वो डिपार्टमेंट विभागीकृत हो गई है, वो क्या हो गई है, डिपार्टमेंटलाइज, विभागीकृत मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, मतलब हर विभाग के अंदर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। द आइडिया ऑफ वेकेशंस, जो वेकेशन का हम एज वी कंसीव इट मस्ट बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू प्रिमिटिव पीपल। जो द आइडियाज मतलब हम कल्पना कर सकते हैं, द आइडिया ऑफ वेकेशंस, जो छुट्टियों का जो विचार है, एज वी कंसीव इट मस्ट बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू, जो आदिम लोग हैं उनके द्वारा इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब उनके द्वारा क्या किया जाने लगा है, उसको बहुत अपनाया जाने लगा है। ठीक है, हम कल्पना कर सकते हैं कि लोगों के लिए आज के टाइम कितनी ज़रूरी है। तो जो आदिम लोग हैं मतलब इसके जो आदि हो जाते हैं, प्रिमिटिव जो पीपल हैं, वी कंसीव, वो मानते हैं कि वो कितनी आवश्यक है। रेस्ट ऑफ सम काइंड हैज़ ऑफ कोर्स ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ रिदम ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो रेस्ट ऑफ सम काइंड हैज़ कोर्स की रेस्ट ऑफ सम काइंड हैज़ ऑफ कोर्स ऑलवेज हैज़ बीन, जो मनुष्य का जीवन है कहीं ना कहीं ये जो रेस्ट है, कहीं ना कहीं मनुष्य की जो एक जिंदगी है मनुष्य की, तो मनुष्य की जिंदगी का लय का जो रिदम, उसका ही एक क्या है, ये एक पार्ट है। ठीक है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में। बट अर्लियर एजेस डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज इट इन द वे दैट मॉडर्न मैन हैज डन। लेकिन
पहले का जो युग था उसमें डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी, इसको आवश्यक नहीं समझा टू ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना, मतलब इसको इस तरीके से व्यवस्थित करना जो है वो पहले के जो युग था उसमें इसको आवश्यक नहीं समझा, इन द वे दैट, जिस तरह से आज का जो आदमी है, आधुनिक आदमी इसको जो व्यवस्थित करता है, उसका पहले का जो युग था उसमें उसको व्यवस्थित नहीं किया गया। हॉलीडेज फीस्ट डेज वर सफिशिएंट, पहले क्या होते थे, जो हॉलीडे के छुट्टियों के जो दावत के दिन थे वो पर्याप्त होते थे। विद मॉडर्न मेंस इंक्रीजिंग टेंशंस विद द यूजलेस क्वालिटी ऑफ सो मच ऑफ वर्क, कि विद द यूजलेस क्वालिटी, जो वो बेकार की जो कामों की जो क्वालिटी है उससे उनकी क्या दिन भर जो है विद मॉडर्न, जो आज का आदमी है उसकी टेंशन उसके कारण क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो यूजलेस जो काम की जो क्वालिटी है उसके कारण, जो व्यर्थफुल जो काम की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसके कारण जो आज का जो आदमी है उसकी टेंशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। दिस ब्रेक इन द ईयर्स रूटीन बिकम स्टेडली मोर नेसेसरी, तो ये जो ब्रेक है, ये जो वेकेशंस है नियर ईयर रूटीन, जो रूटीन के अंदर जो ये ब्रेक आता है, बिकम स्टेडली मतलब स्टेबल करता है, स्थिर बनाता है, मोर नेसेसरी, तो वो लाइफ को, मतलब इसका मीनिंग है कि लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए वो एक ब्रेक, वेकेशन जो है वो बहुत आवश्यक है। वेकेशंस बिकम नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ रिन्यूअल एंड रिपेयर, तो ये बोल रहा है कि जो वेकेशन है वो आवश्यक है फॉर द पर्पज रिन्यूअल, कुछ नवीनीकरण के लिए, और रिपेयर मरम्मत के लिए। तो मतलब एक पर्सन है जब बहुत ज़्यादा काम करके वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उस इंसान के माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, ताकि वो वापस अपनी फॉर्म में आ सके जो है, तो उसके लिए उसको नवीन रिन्यूअल और रिपेयर की आवश्यकता है, तो वो रिन्यूअल रिपेयर है आपका वेकेशन। ठीक है, तो बस इसमें इस पैराग्राफ में आपको बोला गया कि वेकेशन जो है वो बहुत ही नेसेसरी है आज के टाइम की लोगों की टेंशन्स को सबको देखते हुए। पहले लिमिटेड होती थी बट आज जो है वो लोगों के लिए कंपलसरी हो गई है वेकेशंस। ठीक है, तो अब आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया, अब देखिए क्वेश्चंस करने में हमें कितनी आसानी होगी। तो अब हम देखो क्वेश्चंस देखते हैं। द ऑथर्स मेन पर्पज इन दिस पैसेज इज टू, ऑथर का मेन पर्पज क्या है, एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ वेकेशंस, टेल वाई, एक्सप्लोर करना वेकेशंस की, टेल वाई वेकेशंस हैव बिकम मोर कॉमन, कि वेकेशंस जो है वो मोर कॉमन क्यों बन गई है। कॉन्ट्रास्ट हॉलीडे एंड फेस्टिवल ओकेजन्स विद वेकेशंस, नो, डेमोन्स्ट्रेट द वेकेशंस आर नॉट रियली नेसेसरी, कि वेकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो मेन पर्पज है वो एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ वेकेशंस, वेकेशंस की हिस्ट्री को क्या किया ऑथर ने, पूरा एक्सप्लोर किया है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आपको बोला है, नेक्स्ट टू जो इसके हैं वो आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी नीड वेकेशंस नाउ मोर देन एवर बिकॉज वी हैव, पैसेज के अकॉर्डिंग वी नीड, हमें आवश्यक है वेकेशंस नाउ मोर देन एवर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि वी हैव ए मोर केयर फ्री नेचर, क्योंकि हमें ज़्यादा केयर फ्री देखभाल वाले नेचर की आवश्यकता है। मच मोर फ्री टाइम, हमें बहुत सारा ज़्यादा फ्री टाइम होता है। या लिटिल डाइवर्सिटी इन अवर वर्क, हमारे काम में डाइवर्सिटी होती है। ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें जीने का स्तर को हमें बढ़ाना चाहिए, नो। तो इसमें होगा एक ए मोर केयर फ्री नेचर, हमें जो है वो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, मोर केयर फ्री नेचर जो है वो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी देखो पैराग्राफ में आपके, आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, इट इज इम्प्लाइड इन द पैसेज दैट अवर लाइव्स आर वेरी, कि इट इज इम्प्लाइड ये लागू की जाती है इन द पैसेज अवर लाइव्स, हमारी लाइव्स जो है आर वेरी हैबिचुअल, आदि होती है, पैट्रियोटिक देशभक्ति होती है, वेराइड मतलब भिन्न भिन्न, और इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद। तो हमारी जो जीने का तरीका है, हमारी लाइफ सबकी क्या होती है, वेराइड, अलग अलग होती है सबकी। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग यही बोला है कि हमारी सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी टेंशन्स अलग अलग है, तो उन सब के लिए वेकेशंस इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, एज यूज्ड इन द पैसेज द वर्ड प्रीरोगेटिव, लाइन 1 मोस्ट नियरली, प्रीरोगेटिव किस सेंस में बोला है। प्रीरोगेटिव का मतलब आपको विशेषाधिकार प्राप्त,
हैबिट नो, आदत। प्रिविलेज होगा इसका आंसर, क्योंकि हमारे आया है प्रिविलेज का मतलब भी विशेषाधिकारी होता है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, होप भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्टम्परेरी एटीट्यूड टुवर्ड्स वेकेशंस इज बेस्ट एक्सप्रेस। जो कॉन्टम्परेरी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वेकेशंस के प्रति इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द, मतलब बेस्ट एक्सप्रेशन देता है वो, बाय विच द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स, ए पेनी सेव्ड इन पेनी अर्न्ड, द डेविल फाइंड वर्क फॉर आइडियल हैंड्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक एंड डल बॉय। ना ही काम, ऑल वर्क सभी काम, नो प्ले कोई खेलना नहीं, कुछ नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, चूज करेक्ट आर्टिकल चूज करना है, दैट्स ओके। रोहन हैज ऑलवेज बीन ब्रेकिट एंड enthusiast when it comes to travel. A and D, no option is correct. तो enthusiast जो है, देखो enthusiast तो हमारी यहाँ पे enthusiast, अगर आप इसको देखते हैं तो आपका वोवेल साउंड आ रही है, तो वोवेल साउंड आ रही है यहाँ पे, तो वोवेल साउंड आती है तो वोवेल से पहले हमेशा क्या लगता है हमारा एन, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर बोट मी अ ब्रेकिट बेस्ट प्रेजेंट एवर। मेरी दादी माँ खरीदा मी, मेरे लिए बेस्ट, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज आपके द आता है, द प्रेजेंट एवर। ठीक है, द बेस्ट प्रेजेंट एवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इट इज अनफेयर फॉर ब्रैकेट ऑफिसर टू डू दिस टू हिज सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए इट इज अनफेयर फॉर ऑफिसर, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिसर आपका ओ आ रहा है, ऑफिसर का ओ, तो ये क्या है आपका वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड से पहले आपका क्या आता है एन आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नेचर इज देन अगेन बेस्ट आ गया, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी का यूज होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, दे विल इन्वाइट ऑल द चिल्ड्रन, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ अबोव सेंटेंस। आपको इसका पैसिव बनाना है, तो देखिए हम बना लेते हैं, उसके बाद नीचे के आंसर्स भी चेक कर लेंगे। दे विल इन्वाइट ऑल द चिल्ड्रन, तो देखिए ऑल द चिल्ड्रन इज आपका सब्जेक्ट, ऑल द चिल्ड्रन हमेशा जब आपका फ्यूचर सिंपल फ्यूचर होता है तो उसमें विल बी का यूज होता है जब पैसिव बनाते हैं, तो ऑल द चिल्ड्रन विल बी, और थर्ड फॉर्म आएगी इन्वाइटेड, बाय देम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको और चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है आपको। देखिए तो देखो, सीता सेड विल ही लिसन टू सच ए मैन, सीता ने कहा कि वह जो है वो विल ही लिसन टू सच ए मैन, कि मतलब वह उसको सुनेगा क्या, तो देखिए सीता सेड वुड बी, तो हमेशा देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर उसने पूछा है, तो सीता आस्क्ड, तो या तो इफ या वेदर से कनेक्ट करेंगे, तो सीता आस्क्ड वेदर ही वुड लिसन टू सच ए मैन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन के अंदर है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एसर्टिव, एसर्टिव के अंदर चेंज करना है, शी सेड दैट सी वाज कमिंग, उसने कहा कि वह आ रही थी, तो आपको इसको नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो देखो सी टोल्ड ऑफ हर कमिंग, उसने उसके आने के बारे में बताया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी इज कमिंग भी नहीं होगा, सी विल
कम टुडे भी नहीं होगा, शी टोल्ड दैट शी वॉज कमिंग ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, सी इज टू वीक टू वॉक, चेंज विदाउट, आपको टू के बिना इसको चेंज करना है। तो देखिए सी इज, टू की जगह आप क्या लगाएंगे, सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, शी इज वीक बट कैन नॉट वॉक, ये तो हो ही नहीं सकता, शी इज नॉट वीक टू वॉक, वो कमजोर नहीं है। तो आपका बच्चा एक ही, और इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, सो दैट में, टू और टू वो किस में कन्वर्ट किया, सो दैट में। शी इज, ये कंजक्शन है, सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, वह बहुत कमजोर है इसीलिए वह चल नहीं सकती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, आपका रोंग कौन सा है। वन शुड डू हिज ड्यूटी वेल, द लगेज वॉज पैक्ड, इसमें रोंग आपका क्या है, शी द लगेज पैक हो गया, सी शोल्ड और हर, उसने अपना सारा फर्नीचर बेच दिया, आइदर यू और आई एम रोंग, या तो तुम या मैं गलत हूं, तो ये तीनों सही है, इसमें आपके मिस्टेक है। तो 39 नंबर में आपका वन शुड डू, यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, वन है, तो यहाँ पे आपका यूज होगा वंस। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका रोंग हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 नंबर सेंटेंस जो आपको रीअरेंज करना है, तो देखिए रीअरेंज के लिए हम देखो, देयर वॉज ए, देखो देयर वॉज ए बैंक टू द अनदर, देयर वॉज ए बैंक टू द अनदर, द रिवर फ्रॉम वन थिक रोप टाइड एक्रोस। ठीक है, देखो देयर वॉज ए थिक रोप टाइड एक्रोस, उसने क्या किया, थिक जो है वो रोप बांधा, एक्रोस द रिवर, रिवर को पार करने के लिए, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एक बैंक से दूसरे बैंक को जो है वो पार करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा। देयर वॉज ए थिक रोप, ऑप्शन नंबर पहले आएगा आपका क्यू, पहले क्यू, उसके बाद पी और उसके बाद आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, I knew that challenge with courage, result of facing A, this confidence was A। तो I knew that, मैं जानती हूँ कि this confidence was a result of facing challenge with courage, कि मैं जानती हूँ कि जो ये confidence है was a result of facing, कि जो कॉन्फिडेंस है ये के बाद जो रिजल्ट है वो जो चैलेंज जो उसने उत्साह के साथ फेस किया है ना उसका है। तो पहले आर आएगा, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी, ये चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको करेक्ट चूज करना है आंसर। देखिए एंटोनियम बताना आपको ऑपोजिट, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, आप किसी तरह से उस चीज को लचीलापन चेंज कर सकते हो। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है आपका, ये एक आपका एडजेक्टिव है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज स्टेबल, आप उसको तोड़ मरोड़ उसको चेंज नहीं कर सकते। स्टूपिड, मूर्ख, स्ट्रेंज, अजनबी, स्टाउट मीन्स मोटा। ठीक है, तो देखो अब 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम बताना आपको सेम। मासिव का मतलब बहुत सारा, तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो लमसम मतलब लमसम कुछ कुछ, स्ट्रोंग ताकत, लिटिल छोटा, ह्यूज भी आपका एडजेक्टिव होता है और ह्यूज का मतलब भी बहुत सारा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस देन मीनिंग ऑफ ईडियम और फ्रेज, इसका आंसर करना आपको ईडियम और फ्रेज का।
टू बी अंडर ए कंट्रोल, टू बी अंडर ए कंट्रोल का मतलब होता है, सॉरी, टू बी अंडर ए क्लाउड, टू बी अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है कि आप कोई लीगल, मतलब आपने कुछ इलीगल काम कर दिया या फिर आपने कुछ रोंग काम कर दिया, तो उसके लिए आप क्या हो जाते हो, सस्पिशियस, जो है सस्पिशन में, संदेह में फंस जाते हो। तो संदेह में फंस जाते हो तो मतलब कुछ यू आर अंडर सस्पिशियस और इन ट्रबल, आप परेशानी में होते हो, तो उसको बोलते हैं। तो टू बी इन डार्क, अंधेरे में होना, टू बी हिडन, टू बी सस्पिशियस, टू बी इन डिस्ग्रेस। तो इसका आंसर सी और डी दोनों ही आप बोल सकते हो कि सस्पिशियस संदेहास्पद हो सकती है, टू बी इन डिस्ग्रेस कोई शंका युक्त स्थिति होना। ठीक है, तो इसका सी और डी आप दोनों ही बोल सकते हो, नोट रोंग। चूज वन वर्ड विच ऑफ फॉलोइंग फ्रेज, आपको वन वर्ड यूज करना है, इसमें बताना है इसको क्या बोलते हैं। वन हु लैंड्स मनी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी उधार देता है उसको आप क्या बोलते हैं, यूशोरर, यूजर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक्स। ठीक है, आई वुड डाई, बिफोर, टिल, अंटिल, सिंस। तो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली कंजक्शन क्या आएगा, आई वुड डाई बिफोर आई लाई, मेरे झूठ बोलने से पहले मैं क्या हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 इज सेलेक्ट द करेक्ट परिपोजिशन। तो ही वॉज लाफ्ड, ब्रेक इट बाय ओलीज, वह अपने सभी दोस्तों पे क्या हंसा। तो ही वॉज लाफ्ड एट, हमेशा लाफ्ड के बाद एट परिपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्या बताना है, आपको एरर बतानी है। ठीक है, तो हम एरर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ही ought not have done such a filthy thing, तो he ought not, तो देखिए नोट हैव के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा आपका, नोट टू हैव होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्या है, ought to, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ought to। तो अकेले ought का प्रयोग यहाँ पे आपके उचित नहीं है, इसलिए ought not to have का यूज होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैज गिवन हिज कंसेप्ट टू ज्वाइन द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है आपकी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इनके लिए आपका हैव का यूज हुआ है, तो ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, इन दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके देयर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपके मिस्टेक हो गई। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन प्रिंट नहीं है, बट अगर इसमें मिस्टेक है तो हम चेक कर लेते हैं। द प्रेजेंट डाटा शोज दैट द इलिटरेसी रेट, देखो यहाँ पे यही मिस्टेक आ गई है, कभी भी डाटा को चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डाटाज नहीं लिखते, डाटा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में ही डाटा होता है, इसलिए यहाँ पे ए में आपके मिस्टेक हो गई, तो ए ही आपका करेक्ट होगा, आगे का आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा आर्मी क्लर्क का टेस्ट पेपर हो गया। आप चेक कीजिए आपके कितने रॉन्ग हुए हैं, कितने राइट हुए हैं, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बाय, कल फिर मिलेंगे।